जय हिंद सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे एड्यूवर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। फिलहाल हम लोग ने अभी वन शॉट सीरीज चालू की है। ठीक है, तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग क्या देखने वाले, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है उसमें एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का सेकेंड हाफ ऑफ द टॉपिक है। सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट इज द माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला पार्ट। इसका जो पहले वाला पार्ट है दैट इज एनहांसमेंट वाला पार्ट, वो हम लोग और एक वीडियो में देखेंगे। फिलहाल उसका जो सेकंड हाफ है दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला, वो फिलहाल हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में देखने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्ट मैं तुमको बताना चाहेगा हमारे इस वन शॉट सीरीज के बारे में कि इन वन शॉट लेक्चर्स में हम लोग क्या देखने वाले, पूरा रिवीजन करने वाले हैं सभी टॉपिक्स का जो तुम्हारे सिलेबस में है। प्लस बीच बीच में मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता रहेगा कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है, तो वो मैं मेंशन भी करता रहेगा। अंडरस्टूड? ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला पार्ट। ठीक है, अभी सबसे पहला जब हम माइक्रोब्स की बात करें, माइक्रोब्स होते क्या? दीज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। क्या होते हैं ये? दीज आर व्हाट? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, जिसको देखने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं उसको? माइक्रोस्कोप। अंडरस्टूड? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे माइक्रोमीटर साइज में रहते। ठीक है, तो इनका साइज इतना छोटा होता है कि इनको देखने के लिए क्या लगेगा? माइक्रोस्कोप लगेगा। अंडरस्टूड? सो माइक्रोब्स का दूसरा नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम बोल सकते हैं। अब इसमें क्या क्या आते हैं, कौन कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं? बोथ यूकैरियोट्स भी आते हैं, प्रोकैरियोट्स भी आते हैं। अच्छा, प्रोकैरियोट्स में क्या है? बैक्टीरिया। तो जितने बैक्टीरिया है सब इसमें आएंगे। यूकैरियोट्स में क्या क्या रहेगा? जैसे कि छोटे छोटे एल्गी, छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स, अंडरस्टूड, जू प्लैंक्टन्स, छोटे छोटे वर्म्स, लार्वी, ये सब क्या है? ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम क्या क्या बात करेंगे? इट विल इंक्लूड वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। बहुत छोटे छोटे साइज के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, वायरस, एल्गे, वायरोइड्स, ये सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अंडरस्टूड? क्लियर है? तो ये सब हमको देखना है। अंडरस्टूड? पहली बात तो हम माइक्रोब्स पढ़ क्यों रहे, और माइक्रोब्स के स्टडी को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स के स्टडी को बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? इट इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। तो ये ध्यान में रखो। ठीक है, so study of microorganisms will be termed as what? Microbiology. Understood? जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, अंडरस्टूड, डिपेंडिंग अपॉन देयर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कि उसके फायदे हैं, नुकसान है। कुछ ऑर्गेनिजम्स यूजफुल होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल होते हैं, तो उसको हम दो ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल भी होते हैं। क्या होते हैं? देयर आर सर्टन माइक्रोब्स विच आर यूजफुल, और बहुत सारे माइक्रोब्स क्या है? दे आर हार्मफुल। क्या होते हैं वो? हार्मफुल। सो फिलहाल इस टॉपिक में हम लोग वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे जो फायदेमंद होता है, क्योंकि हमको ह्यूमन वेलफेयर के हिसाब से देखना है। अंडरस्टूड? मतलब यूजफुल माइक्रोब्स के बारे में हमको स्टडी करना है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए और एक चैप्टर है, दैट इज व्हाट? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में वो जो डिजीज वाला पार्ट है, वहां पे हम लोग सब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देख लेंगे। अंडरस्टूड? यूजुअली दे आर व्हाट? पैथोजेनिक। क्या होते हैं वो? पैथोजेनिक होते हैं। क्या होते हैं वो? पैथोजेनिक। सो फिलहाल इस वीडियो में, इस टॉपिक में हम क्या देख रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से बैक्टीरिया यूजफुल है, कौन कौन से वायरसेस यूजफुल है, एल्गी कहां पे इस्तेमाल होते हैं, तो ये सब जितना भी बेनिफिशियल पार्ट है, सो दैट पार्ट वी विल बी डिस्कसिंग। सो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज व्हाट? बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलते हैं उसको? बेनिफिशियल माइक्रोब्स। क्या बोलते हैं उनको? उनको बेनिफिशियल माइक्रोब्स बोला जाता है। और स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज टर्म्ड एज माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अभी एक शॉर्ट में और दो टॉपिक्स देख लो कि जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया बोलो, फंगस बोलो, वायरस बोलो, इसको हम क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ग्रो। बस उसको ढंग से न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड करो। क्या प्रोवाइड करो? न्यूट्रिएंट मीडिया। अगर तुम उसको बढ़िया तरीके से न्यूट्रिएंट्स देते हो तो वो आराम से ग्रो होते। सो यू कैन पुट सम न्यूट्रिएंट मीडिया ऑन टू अ प्लेट। तुम एक प्लेट पे न्यूट्रिएंट मीडिया ऐड करो, उसमें अपना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनोकुलेट करो, तो वो धीरे धीरे क्या होते? ग्रो होना स्टार्ट होते। अब तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होगा कि तुम कौन सा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करोगे। फंगस रहेगा तो उसके लिए न्यूट्रिएंट मीडिया अलग होता है।
समझा? वही अगर मैं बैक्टीरिया बोला, उसका न्यूट्रिएंट मीडिया अलग होता है। अंडरस्टूड? तो जब बैक्टीरिया तुम्हारे न्यूट्रिएंट मीडिया में या कल्चर मीडिया में ग्रो होते, तो कैसे दिखता है? यू विल बी एबल टू सी दी स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर्स। दीज आर नोन एज बैक्टीरियल कॉलोनीज। क्या बोलते हैं इनको? बैक्टीरियल कॉलोनीज। वही जब फंगस ग्रो होता है, तब वो कैसे दिखता है? तो कुछ इस तरीके से दिखता है। अंडरस्टूड? सो फंगस स्प्रेड होते हुए दिखेगा और बैक्टीरिया ऐसे स्पॉट्स के फॉर्म में दिखता है। सो दिस इज अ फंगल कॉलोनी एंड दिस इज अ बैक्टीरियल कॉलोनी। तो ये ध्यान में रखो, कभी कभार ऐसे डायग्राम्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में। अंडरस्टूड? इन द नीट। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, जब हम माइक्रोब्स की बात करें, इनके एप्लीकेशंस को हम दो ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं? टू ग्रुप्स में। क्या है वो दो ग्रुप? एक ट्रेडिशनल वे ऑफ एप्लीकेशन, मतलब ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस, और दूसरा क्या है? मॉडर्न एप्लीकेशंस। ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस में हम क्या बोलते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करना है, अंडरस्टूड, विथ रेस्पेक्ट टू द फर्मेंटेशन टेक्निक्स। मतलब हम क्या कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल मिल्क लिया, तो मिल्क में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड करूं, वो क्या करेंगे? उसके अंदर का न्यूट्रिएंट्स यूज करते, फर्मेंट करते। फर्मेंट करने के बाद तुमको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिल रहे। समझा? तो यहां पे बेसिकली कौन सा टेक्निक्स इन्वॉल्व हो रहा है? दैट इज व्हाट? फर्मेंटेशन टेक्निक। कौन सा टेक्निक यूज हो रहा है? फर्मेंटेशन। समझा? तो जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके फर्मेंट किया जाता है, वो हम ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस में काउंट करते हैं। किसमें काउंट करते हैं? ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस में। समझा? वही अगर मैंने बोला फर्मेंटेशन टेक्निक यूज नहीं कर रहे हम लोग, इंडस्ट्रियल लेवल पे हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज कर रहे हैं। अंडरस्टूड? या फिर उसको मैं एनवायरमेंट में कहीं ना कहीं यूज कर रहा हूं, मतलब एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस रहेगा उसका। समझा? बायोफ्यूल्स बना रहे, तो ऐसे सब अगर एप्लीकेशंस रहता है, तो उसको हम मॉडर्न एप्लीकेशंस में कंसिडर करते हैं। तो इसमें क्या क्या बताया? जैसे कि इंडस्ट्रीज में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसको बनाने के लिए तुमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मेरे को ऑर्गेनिक एसिड्स बनाना है, अल्कोहल बनाना है, समझा, विटामिन बनवाना है, तो ये सब बनवाने के लिए क्या लगेगा? यू विल बी रिक्वायरिंग व्हाट? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वो इंडस्ट्रियल लेवल पे चलता है। वही अगर मैंने बोला एग्रीकल्चर, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जहां पे एग्रीकल्चर में यूज होता है एज अ बायो फर्टिलाइजर, या फिर कंट्रोल एजेंट्स के तौर पर यूज होगा। तो ये सब क्या है? एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन है। वही अगर हम बायो कंट्रोल एजेंट्स बोलते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, समझा, जो तकलीफ पहुंचा दे, उनको पेस्ट बोला जाता है। तो उनको किल करने के लिए यू रिक्वायर व्हाट? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वो भी एक एप्लीकेशन है। वही अगर मैं पोल्यूशन कंट्रोल बोला, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ बैक्टीरिया उसको यूज कर सकते हो तुम लोग पॉल्यूटेंट्स को डिग्रेड करने के लिए, सो वो एक एप्लीकेशन हो गया। एनवायरमेंटल कंट्रोल में यूज हो रहा है। अंडरस्टूड? मतलब पोल्यूशन कंट्रोल में यूज हो रहे हैं। तो ये भी ध्यान में रखो। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं, तो वो भी एप्लीकेशन है। तो ये सब हम किस में कंसिडर करते हैं? दे आर कंसिडर्ड इन व्हाट? मॉडर्न एप्लीकेशन। कहां पे कंसिडर करते हैं? मॉडर्न एप्लीकेशन में कंसिडर करते हैं। ठीक है? सो फिलहाल ये तो एक ओवरव्यू बैकग्राउंड हुआ रिलेटेड टू द टॉपिक। नाउ विल एक्चुअली स्टार्ट विद द एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्या है? माइक्रोब्स का पहला एप्लीकेशन क्या है? इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट फॉर्मेशन। बहुत सारे घरेलू सामान ऐसे, घरेलू चीजें ऐसे हैं, घरेलू फूड प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होता है, जिसको बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगते हैं। ठीक है? अभी क्या है वो एप्लीकेशन? जैसे कि घर में कर्ड बनाया जाता है, दही बनाया जाता है, तो उसको बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगेगा। ब्रेड वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी लगता है। इडली डोसा ढोकला ये सब जो है फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स, तो यहां पे भी लगता है। ठीक है? अभी इंपॉर्टेंट क्या है? ये सब टॉपिक्स में एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्या है ये पता करो। ये तुम्हें याद होना चाहिए कि कौन सा फूड प्रोडक्ट है, समझा, कौन सा एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज कैसे किया जा रहा है। बस ये कुछ कुछ चीजें ये पूरे चैप्टर में तुम्हारा एकदम थरली होना चाहिए, तो ही ये चैप्टर बढ़िया जाता है। अंडरस्टूड? अदरवाइज ये पूरा थेरेटिकल टॉपिक है, मैक्सिमम चीजें इसमें याद करने वाली है। अंडरस्टूड? और पूरा कंसेप्ट तो एकदम ही सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है। खाली हाँ डिफिकल्ट पार्ट क्या है कि हाँ इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम याद करना पड़ता है। अंडरस्टूड? अदरवाइज ये टॉपिक कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है। अंडरस्टूड? तो तुमको याद क्या रहना चाहिए? कर्ड बोला, तो कर्ड बनाने के लिए क्या लगता है? यू रिक्वायर लैक्टोबैसिलस विच इज अ एलएबी। एलएबी का मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या होता है? एलएबी का मतलब क्या होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो ये एलएबी क्या करते हैं? मिल्क के अंदर, समझा, मिल्क के अंदर जो लैक्टोज शुगर रहेगा
उसको वो फर्मेंट करके क्या बनाता है, फाइनली लैक्टिक एसिड बनाते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा जो मिल्क रहेगा वो कडलिंग हो जाता है। क्या हो जाता है उसका, कडलिंग। कडलिंग होने के बाद तुमको कर्ड मिलता है। क्या मिलता है, कर्ड मिलेगा। अंडरस्टूड। और एक फायदा क्या हो जाता है ये लैक्टोबैसिलस का, कि जब ये कर्ड बना रहे उसी दौरान क्या होता है, वो लोग विटामिन बी 12 भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, विटामिन बी 12। सो कर्ड खाना अच्छी बात क्यों है, बिकॉज एक तो चलो तुम्हारा शुगर जो था, लैक्टो शुगर जो था, वो डाइजेस्ट हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। दूसरा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुमको रेडीमेड क्या बना के दे रहा है, विटामिन बी 12 भी बना के दे रहा है। अंडरस्टूड। इसलिए कहा जाता है दही थोड़ा थोड़ा अपने डाइट में होना चाहिए। समझ रहे, क्योंकि तुमको रेडीमेड विटामिन बी 12 मिल रहा है। समझा। तो कर्ड कैसे बनाया जाता है, यू टेक मिल्क, उसमें थोड़ा सा बैक्टीरियल कॉलोनीज डालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इनोकुलम। इन शॉर्ट थोड़ा सा दही डालते हैं, उस दही में क्या था, बैक्टीरिया था। तो दही डाला, ओवरनाइट रख दिया, फर्मेंट हुआ, फर्मेंट होके फाइनली तुमको क्या मिला, कर्ड मिला। अंडरस्टूड। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया। वैसी ब्रेड वगैरह बोला, तो ब्रेड के लिए हम क्या करते, हम लोग आटा लेते, समझा, उसमें उसका क्या बनाते, उसको गूंद के क्या करते, उसका ये डो बनाएंगे। डो बनाने के बाद उसमें ईस्ट डाला जाता है। तो ईस्ट डालने के बाद अब वो ईस्ट क्या करेगा, वो उसका फर्मेंटेशन करते हैं, और फाइनली क्या मिलता है तुमको, ब्रेड का डो मिल जाता है। अंडरस्टूड। और उससे फिर ब्रेड बनाया जाता है, केक्स वगैरह बनाया जाता है, ये ध्यान में रखो। अब जो तुमने ईस्ट डाला, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, सेखेरोमाइसिस सेरिवीसिए। क्या नाम है उसका, सेखेरोमाइसिस सेरिवीसिए। उसको एक निकनेम भी दिया है। क्या है निकनेम, वो बेकरी में यूज होता है, इसलिए उसको बेकर्स ईस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेकर्स ईस्ट। तो ये दो एक और ऑर्गेनिज्म हो गया, ये भी याद रखो। हम अंडरस्टूड। वही अगर मैंने बोला इडली डोसा ढोकला वगैरह सब होता है, उसके लिए भी हम लोग क्या लेते हैं, ग्रेन्स वगैरह लेते हैं, राइस ग्रेन लेते हैं, उड़द दाल का लेते हैं, या फिर चना दाल का ग्रेन्स लेते हैं। तो ये सब ग्रेन्स का फिर हम क्या करते हैं, बैटर वगैरह बनाते हैं। अंडरस्टूड। तो वो बैटर में ऑलरेडी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उसको फर्मेंट कर दे। इसलिए क्या करते हैं, इडली का बैटर लिया, रात भर रखा, सुबह इडली बनेगा। अंडरस्टूड। रात को रात भर रख दिया, समझा, फिर क्या किया, सुबह उठा, इडली बनाया उससे। तो रात भर हुआ क्या उस बैटर में, एक्चुअली फर्मेंटेशन हुआ। सो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस बैटर में ऑलरेडी थे, दैट इज व्हाट, जैसे कि ल्यूकोनोस्टॉक, स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये सब उस बैटर में ऑलरेडी होते हैं, तुमको बाहर से डालने की जरूरत नहीं। राइस का बैटर, उड़द दाल का बैटर, ये सब बैटर में ऑलरेडी होते हैं। सिर्फ तुमने क्या किया, ग्राइंड किया, ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे से मिक्स हो गए। अंडरस्टूड। रात भर फर्मेंट हुआ, सुबह तुमको रेडीमेड क्या मिला, फर्मेंटेड बैटर मिला। समझा। और फर्मेंटेशन के दौरान एक्चुअली क्या होता है कि वहां पे CO2 गैस बनता है, जिसके वजह से अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, वो डो के अंदर, वो बैटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जब उसको पका के खाना बनाओगे, तो ये सब जो फूड प्रोडक्ट्स रहता है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा फ्लफी रहता है, स्पॉन्जी होता है टेक्सचर वाइज। क्यों, क्योंकि गैसेस है उसमें, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये ध्यान में रखो। क्या है, कर्ड, लैक्टोबैसिलस, ब्रेड वगैरह ये सब के लिए ईस्ट यूज किया जाता है, सेकेरोमाइसिस सेरिविसिए। और वही अगर मैं दूसरे बैटर्स बोला, तो उसमें ऑलरेडी क्या रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, ल्यूकोनोस्टॉक, ये सब रहते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम ध्यान में रखो। इसका एक और इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है, कि बी 12 रहता है विटामिन। तो ये भी एक पॉइंट याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रोब्स इन चीज प्रोडक्शन। अब चीज भी क्या है, इट इज वन ऑफ द फूड प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट है वो। तो इस डेयरी प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग रहे हैं। कैसे बनाते हैं, चीज कैसे बनाते हैं, यू टेक मिल्क, मिल्क लिया जाता है, उसमें क्या करते हैं, LAB डालते हैं। क्या डालते हैं, LAB। तो अंदर क्या होगा, कडलिंग होगा। क्या होगा उसका, कडलिंग होगा। कडलिंग होके क्या मिलेगा, कर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, कर्ड। और तुमको मालूम है कर्ड में थोड़ा पानी होता है, तो पानी निकाल दिया जाता है, मतलब वो पानी क्या होता है, वे बोलते हैं। तो वे को रिमूव किया जाता है। समझा। सो वे निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, वे। तो क्या मिलेगा, गाढ़ा कर्ड मिलेगा। फिर उस कर्ड का क्या करें, उस कर्ड में तुम लोग अलग सेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डालते हो। समझा। और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उस कर्ड का राइपनिंग कराते हैं। क्या कराता है वो, राइपनिंग। कौन सा प्रोसेस चलता है यहां पे, राइपनिंग। पहला स्टेप जो था वो क्या था, कडलिंग। दूसरा स्टेप जो होता है, कर्ड का क्या करना है, राइपनिंग करना है। तो फिर जाके तुमको क्या मिलता है, चीज मिलता है। क्या मिलता है, चीज। और तुमने सुना रहेगा बहुत सारे टाइप के चीज होते हैं, मोजरेला चीज होता है, स्विस चीज होता है, रोकेफोर्ट चीज रहता है, ऐसे अलग अलग टाइप के चीज है।
तो ये अलग अलग टाइप की चीज बना कैसे, तो वो डिपेंड करता है राइपनिंग के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? राइपनिंग। राइपनिंग में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम यूज करोगे उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि तुमको कौन सा चीज मिलेगा। जैसे कि रोकेफोर्ट चीज बोला, तो तुमने कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया? यू हैव यूज्ड अ फंगस नोन एज पेनिसिलियम रोकेफोर्टी। वही अगर मेरे को कैमेम्बर्ट चीज चाहिए तो पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी। वैसे ही अगर मैंने स्विस चीज बोला तो इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज करें? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी। अंडरस्टूड? ये वही चीज है जो तुम्हारा टॉम एंड जेरी में हम देखा करते थे। यहाँ पे टॉम एंड जेरी वाला जो चीज है उसमें ढेर सारे होल्स होते हैं। तो वो होल्स आया कैसे? तो ये बैक्टीरिया ने क्या किया? फर्मेंटेशन किया, राइपनिंग किया, समझा, और इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाया कि वो छोटे छोटे होल्स क्रिएट हो गए। अंडरस्टूड? तो ये होल्स दिमाग में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? स्विस चीज। कौन सा ऑर्गेनिज्म? प्रोपियोनी बैक्टीरियम। और तुम, ये तो इजी है, रोकेफोर्ट चीज बोला तो पेनिसिलियम रोकेफोर्टी, ये बोला तो पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी। तो ये नाम याद रखो, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस, मिल्क, कर्ड, चीज, कर्डलिंग, राइपनिंग। राइपनिंग में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करोगे उस हिसाब से डिसाइड होगा कि वो कितना, कौन सा टाइप का चीज बनेगा। तो ये हो गया तुम्हारा चीज का एप्लीकेशन। ठीक है, दूसरा और क्या है नेक्स्ट एप्लीकेशन? दैट इज माइक्रोब्स इन अल्कोहल प्रोडक्शन। ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। अंडरस्टूड? क्या है अल्कोहल प्रोडक्शन में? कैसा होता है? पहली बात तो अल्कोहल क्यों बनाना है? बिकॉज अगर मैं अल्कोहल बोलेगा तो अल्कोहल के बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसके लिए इसका प्रोडक्शन करना पड़ता है। क्या है अल्कोहल के एप्लीकेशन? जैसे कि अल्कोहलिक बिवरेजेस होते हैं, समझा, वाइन, ये वो वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। तो अल्कोहलिक बिवरेजेस बनाते हैं। अल्कोहल सॉल्वेंट का भी काम करता है, सॉल्वेंट के तौर पे उसको हम यूज करते हैं, समझा। अंडरस्टूड? वैसे ही अगर मैं अल्कोहल बोला तो अल्कोहल तुम्हारा सैनिटाइजर्स बनाने में यूज होता है। इन शॉर्ट डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। तो अगर इतने सारे उसके एप्लीकेशंस है तो उसका प्रोडक्शन जरूरी है। अंडरस्टूड? तो अल्कोहल बनाए कैसे? तो अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? अगेन यू टेक सम काइंड ऑफ रॉ मटेरियल, समझा। रॉ मटेरियल में तुम क्या करो? ईस्ट ऐड करो। क्या ऐड करो? ईस्ट वगैरह ऐड कर दो। अगेन वही ईस्ट है, क्या है? सेकेरोमाइसिस सेरेविसिया। बस अब वो ब्रीविंग इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। ब्रीविंग इंडस्ट्री मतलब अल्कोहलिक बीवरेजेस बनाने वाला इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? ब्रीवर्स ईस्ट। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं इसको? ब्रीवर्स ईस्ट भी बोला जाता है। बेकरी में यूज होगा तो बेकर्स ईस्ट बोलेंगे, ब्रीविंग इंडस्ट्री में यूज होगा तो ब्रीवर्स ईस्ट बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो ये ध्यान में रखो, काम वही है। क्या होगा? अल्कोहल, तुम्हारा रॉ मटेरियल लिया। अब वो रॉ मटेरियल कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी ग्रेन्स, माल्टेड ग्रेन्स, अंडरस्टूड, या फिर फ्रूट जूसेस, ऐसा कुछ भी हो सकता है। या फिर एकदम सस्ता से सस्ता अगर मैं रॉ मटेरियल बोला तो मोलासिस यूज करते हैं। ये मोलासिस क्या होता है? मोलासिस आर द वेस्ट विच आर obtained आफ्टर रिफाइनिंग ऑफ शुगर। तुम्हारा शुगर केन लिया, शुगर केन का जूस बनाया, समझा, वो जूस का रिफाइनिंग किया, तब जाके शुगर मिला। शुगर मिलने के बाद जो बचा कुचा जो मटेरियल होता है, डार्क मटेरियल जो बच जाता है, उसको बोलते हैं मोलासिस। तो वही मोलासिस के ऊपर जब हम ईस्ट छोड़ देंगे तो वो उसका भी फर्मेंटेशन करके फाइनली तुमको क्या देगा? अल्कोहल देगा। अंडरस्टूड? तो ऐसा होता है कमर्शियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल लेवल पे ऐसा प्रोड्यूस करते हैं। और अगर मेरे को बीवरेजेस बनाना है तो हम लोग स्पेसिफिक ग्रेन्स वगैरह यूज करते हैं। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? तो ये बीवरेजेस है, अल्कोहलिक बीवरेजेस। तो यहां पे कुछ बीवरेजेस के नाम दिया है, वो नाम याद रखो, और उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो भी याद रखो। ये जो विस्की, ब्रांडी, रम वगैरह है, ये डिस्टिल्ड बीवरेजेस है। अंडरस्टूड? क्लियर है? इनका अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। वही अगर मैं वाइन, बियर वगैरह बोला तो ये क्या होता है? नॉन डिस्टिल्ड बीवरेजेस है, इसका अल्कोहल कंटेंट थोड़ा कम रहता है। अंडरस्टूड? क्लियर है? तो ये ध्यान में रखो, ये अल्कोहलिक बीवरेजेस, ये नाम याद रखना है। ये तीनों डिस्टिल्ड, ये क्या है? विदाउट डिस्टिल्ड, डिस्टिलेशन। ये दो टर्म्स भी तुमको याद करना है। क्या है? फेनी एंड टॉडी। फेनी, इट इज अ ट्रेडिशनल अल्कोहलिक ड्रिंक जो बनाया जाता है, पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है। वैसे टॉडी भी, ये भी पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है। क्या करते हैं? फेनी कैसे बनता है? फेनी के लिए हम लोग क्या करते हैं? कैश्यू फ्रूट्स देखा रहेगा। अंडरस्टूड? ये सब कोकण साइड, गोवा साइड में बहुत ज्यादा उगता है। तो ये जो कैश्यू फ्रूट्स होते हैं, समझा, उसको क्रश करके उसका नीचे का जो नट रहेगा वो तो निकाल देते, बट ऊपर का जो फ्रूट रहता है उसका क्या करे? तो उसका फ्रूट निकाल कर क्रश कर कर फर्मेंट कर देते।
फर्मेंट करने के बाद उनको वो ट्रेडिशनल ड्रिंक मिलता है जिसको बोलते हैं फेनी, उसमें अल्कोहल होता है। वैसे ये टॉडी बोला जो पाम ट्रीज होते हैं, समझा, पाम ट्रीज में ऐसा चीरा मार के क्या करते फाइनली, उसमें से सैप कलेक्ट करते, वो सैप का फर्मेंटेशन करके तुमको क्या मिलता है, टॉडी मिलता है। अंडरस्टूड। तो ये दोनों ट्रेडिशनल ड्रिंक्स है, ये तुमको ध्यान में रहना चाहिए। और ये क्या है, ये हम लोग ब्रीविंग इंडस्ट्री में बनाते हैं, वाइन विस्की वगैरह ये सब, ये तीन डिस्टिल्ड, ये नॉन डिस्टिल्ड। कैसे करते हैं अल्कोहल प्रोडक्शन, कैसे होता है, ग्रेन्स वगैरह का, फ्रूट जूसेस का या फिर मोलासिस का फर्मेंटेशन करके तुमको मिलता है। अंडरस्टूड, क्लियर है। कौन सा ऑर्गेनिज्म, ईस्ट, ब्रीवर्स ईस्ट। अंडरस्टूड। तो ये ध्यान में रखो। अभी इधर मैंने कुछ परसेंटेजेस भी दे दिए, वो भी ध्यान में रख लो, ठीक है। बियर का, वाइन का, विस्की का, रम का, ब्रांडी का, ये सब का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ध्यान में रखो, कभी कभार इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यूज के फॉर्म में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो खाली, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर अल्कोहल प्रोडक्शन का। अभी यहां देखो, अगर मेरे को फर्मेंटेड फूड लार्ज स्केल पे बनाना है, या फर्मेंटेशन के बाद में मेरे को जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो अगर मेरे को लार्ज स्केल पे बनाना है, जैसे कि अल्कोहल मुझे बहुत लार्ज स्केल पे बनाना है, तो मेरे को क्या लगता है, एक सेटअप लगता है, उस सेटअप का नाम होता है फर्मेंटर। क्या नाम है उसका, फर्मेंटर। फर्मेंटर क्या होता है, एक बड़ा सा वेसल रहेगा, एक बड़ा सा कंटेनर रहेगा, जिसके अंदर फर्मेंटेशन चलता है। बस इसके इस बड़े से कंटेनर में क्या कर दो, ऐसे बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, इस बड़े से कंटेनर्स में क्या करो, तुम अपना रॉ मटेरियल डाल दो, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड करो, माइक्रो मतलब ईस्ट हम ऐड कर रहे हैं अल्कोहल के लिए फिलहाल, तो ईस्ट वगैरह ऐड करो, तो वो अंदर क्या करेंगे, फर्मेंटेशन करते रहेंगे। बट वो फर्मेंटेशन का पूरा प्रोसेस को कंट्रोल्ड कंडीशन में किया जाता है, उसके ऊपर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग चलता है। अंडरस्टूड, कि क्या बन रहा है, क्या कितना प्रोडक्ट बना, कितना रॉ मटेरियल यूज हो गया, टेम्परेचर कितना रहेगा, पीएच कैसा रहेगा, उसको और लिक्विड करना है, सोल्यूशन गाढ़ा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब पैरामीटर्स क्या करते हैं, मेजर करते हैं। मतलब इन शॉर्ट कंट्रोल्ड कंडीशन में हमारा क्या चल रहा है, फर्मेंटेशन चल रहा है। अंडरस्टूड। तो ऐसे वेसल्स या फिर ऐसे कंटेनर या ऐसे यूनिट्स को क्या बोलते हैं, जहां पे तुम अपना फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स बनवा रहे हो, दैट इज नोन एज फर्मेंटर, या फिर उसको और एक नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं बायोरिएक्टर। क्या बोलते हैं उसको, बायोरिएक्टर। तो फर्मेंटर बोलो, बायोरिएक्टर बोलो, एक ही बात है। अंडरस्टूड। क्या होता है, अ फर्मेंटर इज अ क्लोज्ड वेसल, जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो किया जाता है अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। क्यों, ताकि मुझे प्रोडक्ट्स मिल सके, क्या मिल सके, जिसके लिए मैं ग्रो कर रहा हूं वो प्रोडक्ट के लिए मेरे को फर्मेंटर लगेगा। समझा। तो ये हो गया तुम्हारा फर्मेंटर। अब अभी हम लोग और एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं, जैसे कि नेक्स्ट एप्लीकेशन इज द एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। पहली बात तो एंटीबायोटिक होता क्या है, एंटीबायोटिक मतलब इट इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। क्या होता है ये एक मेटाबोलाइट है, ये एक कंपाउंड है जो कुछ बैक्टीरिया और फंगस बनाते हैं। क्या बोला मैंने, कुछ बैक्टीरिया और फंगस ऐसे भी हैं जो इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को बनाते हैं, जिसका नाम क्या है, एंटीबायोटिक्स। क्या है इनका नाम, इनको बोला जाता है एंटीबायोटिक्स। अंडरस्टूड। क्या नाम है, एंटीबायोटिक। क्यों बना रही है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, क्यों बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, ताकि ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सके या फिर उनका ग्रोथ को रोक सके। अंडरस्टूड। क्या होता है एंटीबायोटिक, क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स जो कुछ बैक्टीरिया और फंगस बनाते हैं ताकि वो खुद ग्रो हो, समझा, और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो किल कर सके। अंडरस्टूड, ताकि वो खुद ग्रो हो सके। अंडरस्टूड। तो इसीलिए वैसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स, जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ को रुकवा देते हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो था वो कौन सा था, पेनिसिलिन। कहां से मिला ये पेनिसिलिन, इट इज obtained फ्रॉम अ फंगस दैट इज नोन एज पेनिसिलियम नोटाटम। तो ये ऑर्गेनिज्म का नाम याद रखो। किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बट ठीक है, उसने ढूंढा था कि ये फंगस क्या करता है, एंटीबायोटिक बना रहे, बट उसको इफेक्टिवली यूज किसने किया, मतलब सही तरीके से उसका मेडिसिन बना के फिर किसने यूज करवाया, तो वो कौन था, अर्नेस्ट चेन एंड हावर्ड फ्लोरी। इसीलिए एक डिस्कवर किया, बाकी दो ने उसको इफेक्टिवली यूज करवाया। अंडरस्टूड। तो तीनों को नोबेल प्राइज मिला उसके वजह से। और इसको सबसे पहली बार और बढ़िया तरीके से यूज कब किया गया, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। अंडरस्टूड, क्लियर है। तो वर्ल्ड वॉर के दौरान इन लोग ने यूज किया था पेनिसिलिन को।
और तभी लकीली डिस्कवर हो गया था, तो बहुत सारे सोल्जर्स का जान बचाया जा सका। नहीं तो इतना सारा किलिंग्स हुआ, इतना इन्फेक्शन हुआ रहेगा, तो उसको रोकना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन लकीली उस टाइम पे एंटीबायोटिक डिस्कवर हो चुका था, तो इसका इस्तेमाल सबसे पहला वर्ल्ड वॉर के दौरान किया गया। तो ये ध्यान में रखो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते, दैट इज अच्छा, ये कुछ लिस्ट है, ये लिस्ट भी याद रखो। ये सब एंटीबायोटिक्स के नाम है और उनको बनाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम, ये सब के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। क्या है ये, एंटीबायोटिक्स और ये माइक्रोबियल सोर्स। अंडरस्टूड? तो ये आई आई होप दिस मच इज क्लियर, ये ध्यान में रखना है तुमको। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, माइक्रोब्स और कहां पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स भी बनाए जा सकते हैं बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बस उसको सही तरीके से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करो। अंडरस्टूड? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करो, सही तरीके से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करो, वो उसको फर्मेंट करके फाइनली तुम्हारे लिए एसिड्स भी बना के देते। पहली बात तो एसिड्स क्यों बनाना है, उसके इतने सारे एप्लीकेशंस तो मैंने ही बता दिए यहाँ पे, उसके ढेर सारे एप्लीकेशंस है। क्या है, जैसे कि सिट्रिक एसिड बोला तो उसको प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज करते हैं, सिट्रिक एसिड को कन्फेक्शनरीज में यूज करते हैं, मतलब कैंडीज वगैरह बनाने में यूज करते हैं। वैसे अगर मैं बोला एसिटिक एसिड, ये तुम्हारा विनेगर में पाया जाता है, वैसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी यूज होता है, जैसे कि यहाँ पे स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हाइलोरोनिक एसिड। तो अगर इतने सारे एप्लीकेशंस है ऑर्गेनिक एसिड्स के, तो उनको बनाना फिर जरूरी होता है। अंडरस्टूड? अभी कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स का यहाँ पे एप्लीकेशंस भी दिए, सॉरी यहाँ पे सोर्सेज दिए कि ये ऑर्गेनिक एसिड्स को बनाने के लिए इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पूरा टेबल ध्यान में रखना है तुमको। इसमें ज्यादा सिंपल है, टॉपिक बहुत सिंपल है, बट एग्जाम्पल्स बहुत है। तो ये एग्जाम्पल्स फिलहाल याद रखो। क्या क्या एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन कुछ पॉइंट आउट कर लो। दैट इज सिट्रिक एसिड का एप्लीकेशन, एसिटिक एसिड का, तुम्हारा अचार वगैरह ये सब, या फिर शेजवान चटनी जो होता है उसमें भी एसिटिक एसिड होता है। वैसे अगर मैं लैक्टिक एसिड बोला, तो ढेर सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं जहां पे लैक्टिक एसिड यूज किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव। वैसे अगर मैं बोला बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टारिक एसिड यूज करते। वैसे अगर मैं बोला सिरप्स वगैरह, टॉनिक्स वगैरह, जो मेडिसिन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसमें भी यूज होता है एसिड, जैसे ग्लूकोनिक एसिड है, तो वैसे वो सब यूज होगा। तुम्हारा स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी, कॉस्मेटिक्स में भी एसिड्स वगैरह यूज करते हैं। तो ये सब के लिए हम लोगों को क्या लगता है, लगेगा। तो उसको सस्ते से सस्ते में कैसे बनाए, बेस्ट इज व्हाट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करो। अगर मुझे कोई प्रोडक्ट्स बनवाना है तो मैं केमिकल मेथड यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं तब वही प्रोडक्ट बहुत सस्ते में बनता है। इसलिए हर कोई कंपनीज क्या करते हैं कि वो ये ढूंढने का कोशिश करती है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मिल जाए। अंडरस्टूड? इसलिए बहुत सारी कंपनीज क्या करते हैं, ढूंढते रहते हैं। इसलिए एक नया फील्ड निकला है, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। कि तुम भी अगर सपोज कोई एक नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ढूंढ लिए जो एक कमर्शियल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तुमको कंपनी वाले मुंह मांगे क्या देते हैं कीमत में, वो खरीदेंगे, फिर तुमको बढ़िया जॉब भी देंगे। तो ये ध्यान में रखो। फिलहाल तो एसिड्स और उनके माइक्रोबियल सोर्स के नाम ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जैसे कि एंजाइम प्रोडक्शन। बहुत सारे एंजाइम्स भी ऐसे हैं जिसको बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल लगता है। पहली बात तो एंजाइम्स क्यों बनाना है, अंडरस्टूड? ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको बना के दे देंगे, इधर पूरा लिस्ट दिया है, देख लेना वो। बट एंजाइम्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि एंजाइम्स का प्रॉपर्टी क्या है कि वो कैटालिस्ट का काम करते हैं। अंडरस्टूड? और कैटालिस्ट का काम कर रहे हैं मतलब वो हमारे रिएक्शंस को स्पीड अप कर देंगे। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे प्रोसेसेस है इंडस्ट्रीज में, समझा, जहां पे एनर्जी बहुत खर्च होता है, पैसा बहुत खर्च होता है। तो अगर वहां पे उसको करने के लिए मुझे कोई एंजाइम मिल गया, तो बस वही रिएक्शन, वही प्रोसेस फटाफट फटाफट होते जाएगा। अंडरस्टूड? इसीलिए एंजाइम्स ढूंढे जाते हैं। तो ये सब कुछ एप्लीकेशन है, ध्यान में रखो। जैसे कि प्रोटीनेजेस, प्रोटीएजेस, पेक्टिनेजेस, प्रोटीएजेस, ये सब क्या है, ये सब क्लैरिफिकेशन ऑफ जूसेस, मतलब जो फ्रूट जूसेस होते हैं उनका क्लैरिफिकेशन के लिए यूज होता है। अंडरस्टूड? वैसे अगर मैं बोला डिटर्जेंट्स, उनको यूज किया जाता है उसको बनाने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोटीएजेस नाम के एंजाइम्स यूज करते हैं। वैसे अगर मैं बोला ग्लूको आइसोमरेजेस, ये क्यों यूज करते हैं, ताकि कॉर्न सिरप बना सके। अंडरस्टूड? ये कॉर्न सिरप क्या होता है, इट इज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर का काम करता है। यह ऐसा सिरप है जिसको कौन से बनाया जाता है, मकई से बनाया जाता है। अंडरस्टूड? बट वो स्वीटनर का काम करता है, तो उसको बनाने के लिए भी क्या लगता है, कुछ एंजाइम्स लगते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, ये सब कुछ एप्लीकेशन है।
और ये सब क्या है, माइक्रोबियल सोर्सेस, कुछ एंजाइम्स के। अंडरस्टूड। फॉर एग्जांपल मेरे को अगर सपोज और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि सेल्यूलेज एंजाइम, अगर सेल्यूलेज बनाने वाला कोई बैक्टीरिया मिलता है तो सोचो सेल्यूलोज को हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, और सेल्यूलोज डाइजेस्ट करके क्या होएगा फिर, तो सोचो सेल्यूलोज डाइजेस्ट होएगा, ग्लूकोज मिलेगा, वही ग्लूकोज को यूज करके हम लोग फ्यूल बना सकते हैं, इथेनॉल बना सकते हैं। अंडरस्टूड। तो अगर मैं बायोफ्यूल बनाने के लिए कोई एंजाइम ढूंढ लिया जैसे सेल्यूलोज, समझा, तो उसको ढूंढो, उसका माइक्रोबियल सोर्स ढूंढो, माइक्रोबियल सोर्स मिल गया, तुम बढ़िया तरीके से भरपूर लेवल पे क्या करोगे, इथेनॉल बनाओगे, विच कैन बी यूज एज अ बायोफ्यूल। अंडरस्टूड। तो बायोफ्यूल के लिए इथेनॉल बना सकते हैं, तो उसके लिए एंजाइम ढूंढना पड़ता है। अंडरस्टूड। तो अगेन यू कैन सर्च फॉर अ माइक्रो फॉर दैट एंजाइम। बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जिसको बनाने के लिए हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं। अंडरस्टूड। तो ये तो हम लोग कुछ कुछ एप्लीकेशन देख रहे हैं, ऐसे तो कितना सारा एप्लीकेशन है, समझा, तो ये ध्यान में रखो। नेक्स्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसको हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज करते, समझा। अंडरस्टूड। मतलब फार्म मतलब मेडिसिन बनाने में यूज करते। सो सच कंपाउंड्स कैन बी यूज टू ट्रीट अ डिजीज और अ एलिमेंट। मतलब कोई भी बॉडी में अगर कुछ तकलीफ हो रहा होगा या तुमको कोई डिजीज वगैरह रहा होगा, तो उसको ठीक करने के लिए हमको कुछ ना कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे कि स्टैटिन है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, स्ट्रेप्टोकाइनेस नाम का एंजाइम है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, लाइपेज, साइक्लोस्पोरिन है, ये सब क्या है, ये सब बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है। इनको बनाने के लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए। और ये क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि इसके एप्लीकेशंस है, क्या है, स्टैटिन यूज किया जाता है ताकि हम लोग ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर सके। वैसे अगर मैं स्ट्रेप्टोकाइनेस बोला, समझा, तो कहीं पे अगर ब्लड वेसल्स में क्लॉट हो गया रहेगा तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। वैसे अगर मैं लाइपेज बोला तो ये ऑयल रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। अंडरस्टूड। क्लियर है। अगर सपोज कहीं पे ऑयल कंटेमिनेशन हो गया तो ऑयल्स कैसे निकाले वहां से, तो लाइपेज यूज कर सकते हो। अंडरस्टूड। साइक्लोस्पोरिन है, ये क्या है, इट इज यूज्ड एज अ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। सपोज किसी का ट्रांसप्लांटेशन चल रहा है, तो ट्रांसप्लांट अगर मैं ऑर्गन कर देगा तो उसका बॉडी रिजेक्ट कर देगा। अंडरस्टूड। मैंने सपोज एक ऑर्गन, एक पेशेंट है, उसका किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ, तो मैंने तो बाहर से किडनी इंप्लांट किया, ट्रांसप्लांट किया उसके बॉडी में, बट उसका इम्यून सिस्टम क्या करेगा, वो ऑर्गन को रिजेक्ट करवाएगा। समझा। तो अगर रिजेक्ट हो गया तो इतना मेहनत से इंप्लांट किया था तुमने, समझा, हजारों पैसा यूज करके मतलब खर्च करके तुमने वो ट्रांसप्लांटेशन किया है, तो वो तो वेस्ट गया, दूसरा उसके जान पे आ जाएगा। तो रिजेक्शन का चांसेस कम करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग। तो वन ऑफ द इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग इज द साइक्लोस्पोरिन ए, और उसका माइक्रोवेल सोर्स ट्राइकोडर्मा। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, ये टेबल याद रखना है, इसके ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड। क्लियर है। आई होप दिस मच इज क्लियर, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, एक और एप्लीकेशन है, जैसे कि क्या दिया है, विटामिन प्रोडक्शन। विटामिन बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है, ये टेबल याद रखो। अभी विटामिन क्या होता है, विटामिन मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी को एकदम कम अमाउंट पे चाहिए। कैसा चाहिए, कितना चाहिए हमको, कम अमाउंट्स में चाहिए, भर भर के विटामिन नहीं चाहिए। विटामिन चाहिए एज अ न्यूट्रिएंट, बट कम क्वांटिटी में। एंड ज्यादा क्वांटिटी में लोगे तो फिर बॉडी एकदम तहस नहस हो जाएगा, अंदर के फंक्शन ही ऊपर नीचे हो जाएंगे पूरे। तो इसको चाहिए, हमारा हमारा बॉडी को ये चाहिए, बट माइन्यूट अमाउंट्स में। और जितने भी विटामिन है उसको हम दो ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। कितने ग्रुप्स में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन, वन इज नोन एज फैट सोल्यूबल विटामिन एंड सेकेंड इज नोन एज वाटर सोल्यूबल विटामिन। कितने टाइप के विटामिन होते हैं, दो। फैट सोल्यूबल में कौन कौन से आते हैं, ए, डी, ई, के, ये सब फैट सोल्यूबल विटामिन है। क्यों इसको फैट सोल्यूबल बोला जाता है, बिकॉज ये हमारे बॉडी के अंदर जहां जहां फैट्स होते हैं वहां पे वो डिजोल्व होकर स्टोर हो जाते हैं। अंडरस्टूड। ये सोल्यूबल होता है फैट्स में, तो मेरे बॉडी में जहां जहां फैट्स रहेगा वहां पे वो पाए जाएंगे तुमको। अंडरस्टूड। वहां पे वो डिजोल्व हो जाएगा और वहां पे स्टोर होकर रह जाएगा, बिकॉज हमारे बॉडी में क्या होता है, फैट्स को स्टोर किया जाता है, तो ये वहां पे जाके उनके अंदर डिजोल्व होकर स्टोर होकर रह जाते हैं।
इसीलिए ये विटामिन हमको कम क्वांटिटी में चाहिए, ये हम लोग बार बार नहीं लेते। इसका सोर्स क्या रहेगा, जैसे नट्स हो गया, आलमंड वगैरह, ये सब जो है इसमें ये सब विटामिन होते हैं, इसलिए वो सब हम कम क्वांटिटी में खाते हैं। अंडरस्टूड। वही अगर मैं वाटर सोल्यूबल बोला तो ये तुमको वेजिटेबल्स में मिलेगा। कहां मिलेगा, वेजिटेबल्स में। और वेजिटेबल्स हम लोग बार बार और ज्यादा ज्यादा खाते हैं। क्यों खाते, बिकॉज ये वाटर सोल्यूबल है। अंडरस्टूड। वो विटामिन क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। अंडरस्टूड। ये क्या होता है, ये पानी में डिजोल्व हो जाता है। तो मेरे बॉडी में क्या होता है, पानी स्टोर नहीं होता। पानी क्या होता है, इवेपोरेट हो रहा है स्वेट के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट हो रहा है। तो ये सब विटामिन निकलते जाते बॉडी से। तो अगर ये सब विटामिन बार बार मेरे बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है तो ये विटामिन लेना पड़ेगा तुमको कंटिन्यूअसली। समझा। तो इसका सोर्स, इसका जो भी विटामिन सोर्स जो होगा, वेजिटेबल्स वगैरह, तो ये हमको अच्छे क्वांटिटी में खाना पड़ता है और रेगुलर बेसिस पे खाना पड़ता है। अंडरस्टूड। ताकि हमको वो विटामिन का सप्लाई प्रॉपर अमाउंट में मिलता रहे। बट वही अगर मैं फैट सोल्यूबल बोला, ये हमारे बॉडी में स्टोर्ड है, इसलिए मेरे को इसका जो विटामिन सोर्स रहेगा, जैसे आलमंड हो गया, नट्स हो गया, समझा, अखरोट हो गया, ये सब में होता है विटामिन, वो विटामिन हमको कम लेना है, इसलिए वो सब हमको कम खाना है। तो ये ध्यान में रखो। और ये क्या है, सोर्स है। ये सोर्स के नाम याद रखो, कौन सा विटामिन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अंडरस्टूड। आई होप दिस मच इज क्लियर। वन मोर एप्लीकेशन, दैट इज व्हाट, गिबरलिन। क्या है, गिबरलिन। अब ये जो गिबरलिन होता है, इट्स अ प्लांट ग्रोथ हार्मोन। क्या है ये, प्लांट्स का एक हार्मोन जो प्लांट्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। समझा। और इसके ढेर सारे एप्लीकेशंस है, इसलिए उसका प्रोडक्शन करना पड़ता है। क्या है एप्लीकेशन, जैसे कि वो सीड्स का डॉर्मेंसी ब्रेक करवा देते हैं। मतलब कोई सीड जर्मिनेट होने में नखरे दिखा रहे, जर्मिनेट होगा तो जाके प्लांट बनता है। तो अगर वो नखरे दिखा रहे हैं तो बस गिबरलिन का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए उसको, ताकि वो जर्मिनेशन फटाफट कर दे। तो वो डॉर्मेंसी तोड़ते हैं, डॉर्मेंसी मतलब इनएक्टिव स्टेट को तोड़ देता है ताकि वो जर्मिनेट हो जाए। तो ये एक एप्लीकेशन। वो पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करवाता है। पार्थेनोकार्पी मतलब फ्रूट्स बनेगा बट बिना फर्टिलाइजेशन के। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी। समझा। बहुत सारे फ्रूट्स है जो बिना फर्टिलाइजेशन का बनता है, जैसे ग्रेप्स हो गया। समझा। वही अगर पाइनएप्पल्स बोला, बनानास बोला, तो ये सब क्या बिना फर्टिलाइजेशन के होते हैं। समझा। तो वहां पे हमको ये गिबरलिंस का यूज हो सकता है। वैसे अगर मैं बोला प्लांट्स का हाइट बढ़ाने के लिए भी यूज होता है, जैसे शुगर केन, शॉर्ट शॉर्ट शुगर केन, अगर उसको प्रॉपर हार्मोन का ट्रीटमेंट दिया तो उसका भी लेंथ बढ़ जाएगा। उसका लेंथ बढ़ गया, सोचो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा शुगर केन का। तो अगर इसके ढेर सारे एप्लीकेशंस है तो प्रोडक्शन बनता है फिर। तो प्रोडक्शन करे कैसे, तो उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगता है। अभी सबसे पहला गिबरलिन कहां पे डिस्कवर हुआ था और किसने डिस्कवर किया था, सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय याबुटा एंड सुमिकी, आइसोलेटेड बाय याबुटा एंड सुमिकी। और कहां से इन लोग ने आइसोलेट किया, फ्रॉम द इन्फेक्टेड राइस सीडलिंग। समझा। कुछ तो एक पैडी फील्ड था जहां पे राइस उगता है, उसको क्या बोलते हैं, पैडी फील्ड। तो पैडी फील्ड में राइस उग रहे थे और उनको इन्फेक्शन हो गया फंगस का। फंगस का नाम था गिब्रेला फुजीकुराई। क्या नाम है उसका, गिब्रेला फुजीकुराई। समझा। तो उन लोग ने क्या बनाया, ये जो गिब्रेला फुजीकुराई, इन्होंने कुछ तो कंपाउंड्स बनाया जिसकी वजह से वो राइस सीडलिंग का हाइट ही बढ़ गया। अंडरस्टूड। तो जब ढूंढा गया तो पता चला कि उसने गिबरलिन बनाया था और उसी गिबरलिन ने प्लांट का हाइट बढ़ा दिया। आई होप दिस मच इज क्लियर। ठीक है। तो ये तो हमने क्या देखा, कुछ एप्लीकेशन देखा। ठीक है। जहां पे हम क्या कर रहे हैं, कमर्शियल प्रोडक्ट्स बना रहे, गिबरलिन, विटामिन, एंजाइम, समझा, ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल, ये सब इंडस्ट्रियल लेवल पे बनता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके। अंडरस्टूड। अब हमको क्या देखना है, दूसरे भी एप्लीकेशंस है, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट, बायोगैस प्रोडक्शन, बायो कंट्रोल एजेंट्स, बायो फर्टिलाइजर। तो ये कुछ और एप्लीकेशंस भी देख लेते, फिर ये तुम्हारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। आई होप दिस मच इज क्लियर। चलो अभी और एक एप्लीकेशन देखते हैं, दैट इज व्हाट, सीवेज ट्रीटमेंट। क्या देखते हैं, सो व्हाट डू यू मीन बाय सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट मतलब, पहली बात तो सीवेज क्या होता है, सीवेज मतलब इन शॉर्ट म्युनिसिपल लिक्विड वेस्ट। इन शॉर्ट गटर का पानी को हम क्या बोलते हैं, सीवेज। जो भी ड्रेनेज निकलता है अलग अलग जगहों से, उसको हम क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल वेस्ट बोलते हैं। अंडरस्टूड। तो वो ड्रेनेज में होता क्या है, वो सीवेज वाटर में होता क्या है, ढेर सारा क्या होता है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ढेर सारा कूड़ा कचरा है, ढेर सारा ऑर्गेनिक वेस्ट है, ढेर सारे इनऑर्गेनिक वेस्ट है। इन शॉर्ट टॉक्सिक होता है। क्या होता है वो, हजार्डस एंड टॉक्सिक होता है।
तो इतना सारा जो वेस्ट निकल रहा है, आप सोचने का खाली, गांव के एरिया में, रूरल एरियाज बोला तो इतना सीवेज जनरेट नहीं होता क्योंकि लिमिटेड हाउसेज होते, अंडरस्टूड, तो उतना सीवेज नहीं निकलता। बट अगर मैं अर्बन एरियाज बोला तो अर्बन एरिया सोच लो, सिंपल सा, अगर मैं एक एरिया भी ले लिया, कुर्ला ले लिया या घाटकोपर ले लिया, तो उधर कितना सारा घर है, कितने सारे छोटे छोटे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, कितने सारे कमर्शियल ऑफिसेस है, कितना सीवेज बनेगा तुम सोच भी नहीं सकते। तो इतना सारा सीवेज करे क्या? डायरेक्टली तुम समुद्र में छोड़ दोगे, खाड़ी में छोड़ दोगे, समझा? और डायरेक्टली अगर खाड़ी में छोड़ दिया, पूरा कोस्टल वाटर्स कंटेमिनेट हो जाएगा। इसीलिए उसका ट्रीटमेंट जरूरी है। क्या जरूरी है? ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट करते कहां पे? एट द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। कहां पे किया जाता है? एसटीपी में किया जाता है। किधर किया जाता है? एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में क्या करते हैं? उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, समझा? एक बार उसको सही तरीके से ट्रीट कर दिया, तब उसको आराम से हम वाटर बॉडीज में छोड़ सकते हैं, मतलब समुद्र तक, समुद्र में छोड़ सकते हैं। और डायरेक्टली अगर छोड़ दोगे, पूरा वाटर पोल्यूशन कर देगा, समझा? और सीवेज में एकदम गंदा गंदा चीज रहता है, डेब्रिस रहता है, कूड़ा कचरा होता है, प्लास्टिक वेस्ट होता है, कांच पड़े रहते हैं, डेड बॉडीज होते हैं, छोटे छोटे जानवर के डेड बॉडी पार्ट्स होते हैं, समझा? यूरिनल वेस्ट होता है, क्या क्या रहता है उसके अंदर, अंडरस्टूड? अगर ऐसी फेंक दिया, कंटेमिनेशन, डिजीज स्प्रेड, सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अर्बन एरियाज में हो जाता है, दैट इज व्हाट? सीवेज ट्रीटमेंट। क्या हो जाता है? सीवेज ट्रीटमेंट। और सीवेज ट्रीटमेंट करते कहां पे? एट द एसटीपी। कहां पे किया जाता है? एसटीपी। सीवेज में क्या क्या होता है, यहां पे कुछ मैंने लिस्ट दिया है, ये याद रखो। क्या क्या होता है? ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स, मतलब क्या? कूड़ा कचरा रहेगा, और ऑक्सीजन रहेगा, लेकिन बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन होता है। तो ये ध्यान में रखना है, दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ वेस्ट, ठीक है? और ये सब क्या है? सोर्सेस है, इंडस्ट्रीज से निकलता है, हॉस्पिटल से निकलता है, रेसिडेंशियल एरिया से निकलता है, बहुत सारी जगह, बिल्डिंग से निकलता है, बहुत सारी जगह जहां से सीवेज जनरेट होता है। सो ऑल द सीवेज इज ट्रीटेड एट एसटीपी। कहां पे किया जाता है? एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में उसका ट्रीटमेंट चलेगा। अभी ये जो सीवेज ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, ये कुछ स्टेप्स में किया जाता है। तो मैंने एक बढ़िया तरीके से कैटेगराइज करके रखा है, वहां से हम देख लेते हैं, तो ज्यादा बेटर तरीके से समझेगा कि कैसे ट्रीटमेंट होता है। तो ये देखो यहां पे, तो पूरा का पूरा जो सीवेज ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, उसको हम कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तीन चार स्टेप्स है। क्या है? प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शरी ट्रीटमेंट, ऐसे चार स्टेप्स होते हैं। यहां पे लिखा है मैंने, प्रिलिमिनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो ये चार स्टेप्स है जो, जिसके चलते हम लोग क्या कर देंगे? सीवेज ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर मैंने प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट बोला, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? अभी सीवेज वाटर आया, तो उसमें ढेर सारा कूड़ा कचरा रहेगा, मिट्टी रहेगा, पत्थर रहेगा, क्या क्या रहता है। तो क्या करते हैं? उसको उसको फिल्टर आउट करना है। सबसे पहला क्या करना है? फिल्टर आउट, समझा? नहीं तो क्या होगा? उसको ट्रीटमेंट करना ही बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर इतना सारा क्या करें? कचरा क्या करेंगे हम लोग? हमको लिक्विड ट्रीट करना है, कूड़ा कचरा ट्रीट नहीं करना है, समझा? क्योंकि लिक्विड ट्रीट करने के बाद उसको समुद्र में छोड़ना है, कूड़ा कचरा थोड़ी ना समुद्र में हमको छोड़ना है, अंडरस्टूड? तो हमको सिर्फ लिक्विड पार्ट चाहिए। तो उसके अंदर, सीवेज के अंदर जितना भी पहला डेब्रिस है, सब निकालो। कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन्स। स्क्रीन्स का मतलब क्या होता है? जाली वगैरह यूज करते हैं, अलग अलग पोर साइज का जाली यूज करते हैं, और उसमें से सीवेज पास करेंगे, फिल्टर कर देंगे। फिर भी उसके अंदर अभी ढेर सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स है, कूड़ा कचरा है, मिट्टी है, समझा? पत्थर रहेंगे, छोटे छोटे पत्थर रहेंगे, तो वो सब भी निकाला जाता है। जिसके लिए क्या करते हैं हम लोग? ग्रिड चेंबर्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ग्रिड चेंबर। ऐसे चेंबर्स रहते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, उसमें सीवेज रख देते हैं। तो जितने भी पार्टिकल्स रहेगा, सॉइल पार्टिकल, रॉक पार्टिकल, समझा? ग्रेवल, तो ये जो भी चीज है वो नीचे नीचे सेटल हो जाता है, और ऊपर क्या बचेगा? खाली लिक्विड पार्ट बचता। अब क्या करना है? प्राइमरी। प्राइमरी में क्या किया? वो जो लिक्विड हमने फिल्टर वगैरह सब किया था, उसको एक बड़े से टैंक में डाला, जिसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। अब क्या करना है वो सेडिमेंटेशन टैंक में? कुछ नहीं, लिक्विड को कुछ घंटों के लिए छोड़ दो। तो अंदर जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे, समझा? ऑर्गेनिक वेस्ट रहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, वो धीरे 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 क्या होता है? सेडिमेंट होते जाते हैं, सेटल होते जाते हैं, अंडरस्टूड? तो नीचे 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 सेटल होते होते नीचे सब कचरा जमा होता है, अंडरस्टूड? नीचे जो चीज जमा हुआ उसको बोलते हैं स्लज, प्राइमरी स्लज। क्या बोलते हैं उसको? प्राइमरी स्लज। पहला क्या किया? प्रिलिमिनरी फिल्ट्रेशन किया, फिर लिक्विड को बड़े से टैंक में सेटल होने के लिए छोड़ दिया, नीचे जो चीज जमा हुआ उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्लज। अब इस पूरे प्रोसेस में, ये दोनों स्टेप में कहीं पर भी रिएक्शंस नहीं कर रहे, ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज हो रहे, इट इज जस्ट अ फिजिकल स्टेप। क्या है वो? फिजिकल स्टेप। सो प्रिलिमिनरी एंड प्राइमरी बोथ आर व्हाट? फिजिकल स्टेप्स।
एक में खाली फिल्टर किया, दूसरे में क्या किया, सेडिमेंट करने छोड़ दिया। ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अभी फिलहाल कुछ यूज कर रहे हैं, ना हमने कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स किए, कुछ नहीं। तो ये दोनों क्या है, फिजिकल ट्रीटमेंट्स। नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी। पहला दो हो गया, अब क्या करना है, सेकेंडरी स्टेप करना है। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, हम लोग वो पूरा लिक्विड एक और तीसरे टैंक, दूसरे टैंक में छोड़ते हैं। समझा, उस टैंक का नाम होता है एरिएशन टैंक। क्या बोलते हैं उसको, एरिएशन टैंक। अब नाम से ही पता चल रहा है एरिएशन टैंक है। एरिएशन टैंक मतलब अब उस टैंक के अंदर एयर पास करने वाले, क्या पास करने वाले, एयर। एयर मतलब ऑक्सीजन पास करने वाले। तो ऑक्सीजन जब तुम उसमें पास करोगे तो उस लिक्विड में वेस्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। समझा, तो जैसे ही वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एयर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, वो तो पागलों जैसा ग्रो होंगे। और ग्रो होगा कैसे, अंदर का जो वेस्ट है उसी को यूज करके वो लोग ग्रो होंगे। तो इसके चक्कर में क्या हो गया हमारा, यहां पर ऑक्सीजन दिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भले ही ग्रो हुए लेकिन उन्होंने अपना जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो कम करते गए। अब जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ेगा लार्ज क्वांटिटी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं उसको, फ्लक्स। और वो फ्लक्स जब जमा होता है तो उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोलते हैं उसको, एक्टिवेटेड स्लज भी बोलते हैं। अंडरस्टूड, उसको अगर मैं जमा कर दिया, इट इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लज। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हो क्या रहा है, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स यूज कर रहे हैं। इसलिए इस ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो मैं ऐसा लिंक कर सकता है कि जितना ज्यादा वेस्ट, समझा, उतना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होगा। जितना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हुआ उतना ज्यादा वो ऑक्सीजन यूज करेगा, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन यूज कर रहा है उतना ज्यादा उसका डिमांड है। समझा, विच इज नोन एज बीओडी। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जिस वाटर का बीओडी लेवल, समझा, बहुत ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या है, अंदर वेस्ट बहुत ज्यादा है। और जिस वाटर का बीओडी लेवल कम होता है, समझा, उसके अंदर वेस्ट बहुत कम है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखो। क्या बोला है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय यूजिंग द वेस्ट। समझा, बीओडी विल व्हाट, बीओडी विल कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, मतलब अंदर का ऑक्सीजन लेवल कम होते जा रहा है। समझा, तो तुमको बाहर से भरपूर ऑक्सीजन देना पड़ेगा। अंडरस्टूड, तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन दे रहे हो उतना ज्यादा उसका बीओडी वैल्यू रहेगा, वो लिक्विड का बीओडी वैल्यू रहेगा। क्लियर है इधर तक। तो जितना ज्यादा बीओडी उतना गंदा पानी, और जितना कम बीओडी उतना बढ़िया पानी। अब एक बार सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट ट्रीटमेंट टर्शरी करते हैं। क्या करते हैं, टर्शरी। टर्शरी में क्या करना है, जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हुए थे, समझा, जिसको हम एक्टिवेटेड स्लज बोल रहे हैं अभी, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या करूं, उसको भी समुद्र में छोड़ दूं क्या, नहीं, उसको किल करना है। क्या करना है, किल। तो कैसे किल करेंगे, उसको एक और टैंक में शिफ्ट करते हैं। समझा, वो पूरा स्लज को क्या करते हैं, वो पूरा एक्टिवेटेड स्लज को अलॉन्ग विद लिक्विड क्या करते हैं, एक और से टैंक में छोड़ा जाता है। समझा, उस टैंक में क्या होगा, उस पूरे स्लज को डाइजेस्ट करेंगे। कैसे डाइजेस्ट करें, ऊपर से ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दो। ऑक्सीजन सप्लाई जब बंद कर दोगे तो क्या होगा, अंदर जितने भी एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट होता है। और जब वो ग्रो होंगे तो वो लोग क्या यूज करके ग्रो होंगे, यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ग्रो हुए थे, यही स्लज को यूज करके वो लोग ग्रो हो जाते हैं। अंडरस्टूड, तो क्या होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट खत्म, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो हुए थे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में वो भी किल हो गए। अब बचा क्या, एन एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो फाइनली क्या करते हैं, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल कर देते, कैसे, क्लोरीनेशन करके। समझा, या फिर यूवी रेडिएशन पास करके। तो ऐसा करके फाइनली पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लोड खत्म कर देते। कुछ थोड़ा बहुत जो बचा गुचा रहेगा चलता है उतना। अभी तुम्हारा जो वाटर है वो लीस्ट टॉक्सिक है, अब तुम आराम से उसको वाटर बॉडीज में छोड़ सकते हो। समझा, तो इस तरीके से क्या होता है, तुम्हारा सीवेज ट्रीटमेंट चलता है। कैसा चलेगा, पहला स्टेप क्या रहेगा, प्रिलिमिनरी फिल्ट्रेशन वगैरह, जिसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रीन यूज करते हैं और ग्रिड चेंबर्स यूज करते हैं। फिर उस लिक्विड को सेडिमेंट होने के लिए छोड़ दो, ताकि अंदर का जो छोटे छोटे वेस्ट है, पार्टिकल्स है, वो नीचे नीचे सेडिमेंट हो जाए। नीचे का सेडिमेंट को क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज। फिर क्या करना है, एयर पास करो, तो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होंगे। कैसा, ऑर्गेनिक वेस्ट को कम करके। अंडरस्टूड, फिर क्या करना है, वो स्लज को, एक्टिवेटेड स्लज को, समझा, फ्लक्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो हुए थे सेकेंडरी में, उसको डाइजेस्ट करो। कैसे डाइजेस्ट करेंगे, बाय ग्रोइंग द एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और फाइनली फिर एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल कर देते बाय एडिंग क्लोरीन। और फिर नाउ द वाटर इज सेफ टू डिस्चार्ज इन द वाटर बॉडी।
समझा? क्या क्या स्टेप्स है? प्रिलिमिनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. प्रिलिमिनरी, प्राइमरी इज अ फिजिकल ट्रीटमेंट स्टेप. सेकेंडरी एंड टर्शरी इज अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट स्टेप. समझा? और टर्शरी का ही एक और पार्ट है जहां पे हम लोग क्लोरिनेशन कर रहे हैं. समझा? वो जरूरत पड़ा तो करते. अंडरस्टूड? विच इज अ केमिकल ट्रीटमेंट स्टेप. अंडरस्टूड? तो ये सब ध्यान में रखना है. आई होप दिस मच इज क्लियर. अब मुझे क्या देखना है? नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बायोगैस प्रोडक्शन. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाते हैं बायोगैस बनाने के लिए भी. समझा? बायोगैस बनाने के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं? माइक्रो. पहली बात तो बायोगैस होता क्या है? इट इज अ बायोफ्यूल. क्या होता है वो? बायोफ्यूल, जिसको हम फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं. फ्यूल जलाते हैं और हमको एनर्जी मिलेगा. समझो? तो बायोगैस इज ऑल्सो अ बायोफ्यूल. बट कैसे बनाते हैं? उसके लिए हमको फर्मेंटेशन करना पड़ता है वेस्ट का. क्या करना पड़ता है? वेस्ट का फर्मेंटेशन करना पड़ता है. और उस वेस्ट में क्या होना चाहिए? कावडंग होना चाहिए. क्या होना चाहिए? कावडंग. बिना कावडंग का वो नहीं होगा. अंडरस्टूड? क्लियर है? तो कैसे बनाते बायोगैस? यू टेक द वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, दुनिया भर का कचरा वगैरह लो, कूड़ा कचरा लो, चलेगा. दुनिया भर का मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट होना चाहिए. जैसे कि फार्म वेस्ट हो गया, घरेलू वेस्ट हो गया, तो ये सब क्या ऑर्गेनिक वेस्ट है. तो ऑर्गेनिक वेस्ट में कावडंग ज्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए. और फिर क्या करते हैं? उसको फर्मेंटेशन में छोड़ देते हैं. तो फर्मेंटेशन के लिए जब छोड़ा जाएगा तो धीरे 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 क्या होता है? गैसेस निकलते हैं. तो उस गैसेस में एक मीथेन गैस होता है. क्या होता है? मीथेन गैस, जो कि कंबस्टिबल है. समझा? और वो ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है. समझा? बायोगैस में क्या होता है? ढेर सारे गैसेस बनेंगे. फर्मेंटेशन में ढेर सारे गैसेस बनेंगे, बट मीथेन गैस बहुत ज्यादा होता है, 60-70% होता है. और ये गैस क्या होता है? कंबस्टिबल होता है. क्या होता है ये? कंबस्टिबल, मतलब इसको जलाया जा सकता है. अंडरस्टूड? इसीलिए बायोगैस को हम लोग फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं. दूसरे गैसेस का भी परसेंटेज ध्यान में रख लो. कार्बन डाइऑक्साइड 25%, 20-25% के आसपास. वही अगर हमने मीथेन बोला 60-70% के आसपास. तो ये सब वैल्यूज ध्यान में रखना. अब बायोगैस बनाने का एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? पहली बात तो बायोगैस का एडवांटेज ये कि तुम लोग का सब कचरा ट्रीट हो रहा है. अंडरस्टूड? जितना भी तुमने वेस्ट जनरेट किया है, समझा? यूरिनल वेस्ट, फिर वो काउडंग वाला वेस्ट, फिर तुम्हारा घरेलू वेस्ट, फार्म वेस्ट, ये सब जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, एक साइड से वो ट्रीट हो रहा है, बायोगैस में ट्रीट हो रहा है. समझा? बायोगैस में यूज हो जा रहा है. दूसरा, फर्मेंटेशन के बाद जो बचेगा, स्लज बचेगा, वो स्लज को हम लोग फर्टिलाइजर के तौर पे भी यूज कर लेते हैं. तो ये दूसरा फायदा हो गया. तीसरा फायदा, तुमको गैस तो मिल ही रहा है, बायोगैस मिल रहा है, जिसको फ्यूल के तौर पे यूज करोगे. समझा? और फ्यूल भी ऐसा मिला है कि उससे पोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि वो जब भी जलेगा ब्लू फ्लेम का जलता है. तो पोल्यूशन भी नहीं हो रहा है, प्लस इको फ्रेंडली पूरा प्रोसेस है. इसीलिए इसके ढेर सारे फायदे हैं. इसलिए बायोगैस बना सकते हो. इट इज अ सस्टेनेबल मेथड टू जनरेट अ फ्यूल. अंडरस्टूड? यहां पे किसी भी तरीके से एनवायरमेंट को पोल्यूशन नहीं होता. बट इसका डिसएडवांटेज है. क्या डिसएडवांटेज है? एक तो बायोगैस बनाने के लिए अपने को एक सेटअप डालना पड़ता है, जिसको बोलते हैं बायोगैस प्लांट. अब वो बायोगैस प्लांट सेटअप करने का ही कॉस्ट बहुत ज्यादा है. प्लस उसका एनुअल मेंटेनेंस, क्या भाई उसको साफ सफाई करो. समझा? उसका पूरा मैनेजमेंट करो. तो उसमें थोड़ा टाइम मेहनत लगता है. समझा? और कॉस्ट लगता है. इसलिए उसका वो डिसएडवांटेज है. अदरवाइज बढ़िया प्रोसेस है. समझा? अब काउडंग ही क्यों यूज करना है? रीजन क्या है? काउडंग ही क्यों यूज करना है? बिकॉज काउडंग अपने को जाहिर सी बात है कैटल से मिलेगा, काउ से मिलेगा. और काउ के स्टमक में रूमेन नाम का एक स्टमक होता है. कौन सा स्टमक होता है? रूमेन नाम का एक स्टमक होता है, जिसमें सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं. समझा? क्लियर है? और वो बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? मिथेनोजेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं उनको? मिथेनोजेंस. क्या मिलता है? इसका रूमेन नाम का जो स्टमक रहेगा, उसमें कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं. समझा? जो मीथेन गैस भी बना रहे. अंडरस्टूड? तो वो बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? मिथेनोजेंस बोलते हैं. तो बस काउडंग यूज करो, वेस्ट ट्रीट करो, वेस्ट ट्रीट हुआ, तुमको मीथेन गैस मिलता रहेगा. अंडरस्टूड? तो इसीलिए हमको काउडंग कंपलसरीली चाहिए. बिना काउडंग का वो नहीं होगा, क्योंकि अपने वो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया चाहिए. और वो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया का सोर्स क्या है? काउडंग है. इसलिए हम लोग क्या करते हैं? बायोगैस बनाने के लिए जो वेस्ट यूज कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम क्या करते हैं? काउडंग भी ऐड करते हैं. आई होप दिस मच इज क्लियर. ठीक है? अभी बायोगैस का जो प्रोसेस है वो कैसे करते हैं, मतलब बायोगैस बनता कैसे, उसका प्रोसेस कैसा है.
और बायोगैस प्लांट क्या होते हैं? बायोगैस प्लांट मतलब क्या, एक बड़ा सा पिट रहेगा, गड्ढा रहता है, समझा, जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा करते, समझा, उसको बोलते हैं डाइजेस्टर पिट। इस डाइजेस्टर पिट में ही क्या चलता है, फर्मेंटेशन चलता है और गैसेस बनते हैं, समझा। अब वेस्ट डालने के लिए एक इनलेट टैंक होता है, क्या होता है, एक इनलेट टैंक के जरिए क्या करते हैं, वेस्ट इस डाइजेस्टर में डाला जाता है कंटिन्यूसली, समझा। यहां पे फर्मेंटेशन चलता रहेगा, फर्मेंटेशन चला, गैसेस निकला, समझा। और जो बचा कुचा रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, एफ्लुएंट टैंक से निकाल देते हैं। एफ्लुएंट मतलब आउटलेट टैंक, समझा। यहाँ पे जो बच जाएगा, स्लज जो बच जाता है, उसको ये एफ्लुएंट टैंक से निकाल दिया जाता है। अभी इस फर्मेंटेशन के दौरान जो गैसेस बन रहे हैं उसको एक बड़े से डोम में क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, समझा। ये हेवी डोम होता है, बहुत वजनदार डोम होता है, लेकिन अंदर से खोखला है। हाँ, वजनदार है लेकिन अंदर से खोखला है। तो जैसे जैसे गैसेस बनते जाएगा, तो ये क्या होता है, ये गैसेस इसमें जमा होते हैं, जमा होगा तो ये धीरे 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 क्या होता है, ऊपर लिफ्ट होते हैं, अंडरस्टूड। जब ज्यादा ही लिफ्ट हो गया तो समझ जाने कि अंदर भरपूर गैसेस बना हुआ है, तो बस वो गैसेस को फिर वाल्व के जरिए क्या करते हैं, निकाल दिया जाता है। और क्या करते हैं, डायरेक्टली तुम गैस स्टोव पे लगा दो, अंडरस्टूड। तो फिर तुम लोग मस्त आराम से कुकिंग वगैरह में यूज कर सकते हैं, या फिर एक जनरेटर को लगा दो, वहां पे उसका कंबशन करो और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो, ये भी कर सकते हैं, अंडरस्टूड। तो ये तो हमने क्या देखा, बायोगैस प्लांट का सेटअप देखा, डाइजेस्टर पिट, इनलेट टैंक, आउटलेट टैंक, डोम जिसमें गैस कलेक्ट हो रहा है, पाइप लगा हुआ है, उसको वाल्व लगे हुए ताकि तुम गैसेस का फ्लो को कंट्रोल कर सको, अंडरस्टूड। बट अंदर जो गैसेस बन रहे हैं वो किस प्रोसेस से बनते हैं, तो 3 स्टेप्स में फाइनली तुम्हारा गैस रेडी हो जाता है। क्या है वो 3 स्टेप, हाइड्रोलिसिस, एसिडोजेनेसिस एंड मिथेनोजेनेसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, क्या बोला मैंने, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू सिंपल कंपाउंड। कितना, किसमें कन्वर्ट किया जाता है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस, अंडरस्टूड। अब सिंपल कंपाउंड्स बन गए, अब उसका क्या करें, उसको कन्वर्ट करो इनटू एसिड्स, किस में कन्वर्ट करो, ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट करो, प्रोसेस को एसिडोजेनेसिस। फिर ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स बने, इनको यूज करके फाइनली क्या बनता है, मीथेन बनता है। क्या बनता है, मीथेन गैस बनता है प्लस अदर गैस, प्रोसेस का नाम मिथेनोजेनेसिस। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो एनारोबिक है। क्या है वो, एनारोबिक प्रोसेस, कहीं पे भी ऑक्सीजन यूज नहीं होगा। और यहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज हो रहा है मीथेन गैस जनरेट करने के लिए, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, मिथेनोजेंस। एग्जाम्पल क्या रहेगा मिथेनोजेंस का, जैसे कि मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबैक्टीरियम, समझा। ये क्या है तुम्हारा, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है, समझा, जो मीथेन गैस जनरेट करने में मदद करता है। तो ये एग्जांपल्स ध्यान में रखो। पूरा का पूरा प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस में हम वेस्ट को ट्रीट कर रहे हैं बाय यूजिंग स्पेसिफिक एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर नोन एज मिथेनोजेंस, जो फाइनली तुम्हारे लिए मीथेन गैस बना के देगा, समझा। और ये पूरा प्रोसेस क्या है, एनारोबिक है। क्या है वो, एनारोबिक। और चलेगा कहां पे, बायोगैस प्लांट पे। कहां पे चलेगा, बायोगैस प्लांट। और ये मेथड क्या होता है, इको फ्रेंडली होता है। क्या होता है ये, इको फ्रेंडली, अंडरस्टूड। तो ये हो गया तुम्हारा बायोगैस प्रोडक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कैसे इस्तेमाल करें बायोगैस बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं, दैट इज बायो कंट्रोल एजेंट्स। अभी कंट्रोल एजेंट्स का मतलब क्या होता है, कंट्रोल एजेंट मतलब ऐसा एजेंट जिसका हम यूज करते, किस लिए, ताकि पेस्ट को कंट्रोल कर सके। क्या कंट्रोल कर सके, पेस्ट को। तो पेस्ट कंट्रोल करने के लिए जो यूज होता है उसको बोलते हैं कंट्रोल एजेंट्स। और अगर वही कंट्रोल एजेंट कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म होगा तो उसको क्या बोलते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट। क्या बोलते हैं उसको, बायो कंट्रोल। तो व्हाट डू मीन बाय बायो कंट्रोल एजेंट, दीज आर द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स या बायोलॉजिकल एजेंट्स दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, पेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेस्ट, अंडरस्टूड। तो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए या फिर उनका ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए हम जो बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज कर रहे हैं उन बायोलॉजिकल एजेंट्स को क्या बोलते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स। क्या बोलते हैं उनको, बायो कंट्रोल एजेंट्स।
अब वो एजेंट्स क्या हो सकते हैं? इट कैन बी बैक्टीरिया, इट कैन बी वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, ये सब कुछ भी हो सकते हैं। अब इनको ही क्यों यूज करना है? ये लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट? ये जो तुम्हारे पेस्ट वगैरह रहेंगे उसको वो किल कर देते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दीज आर द नेचुरल पेस्ट ऑफ दोज हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्या करते हैं? जिस पेस्ट के वजह से तुमको तकलीफ हो रहा है, समझा, जिस ऑर्गेनिज्म की वजह से तुमको तकलीफ हो रहा है, उनका ही कोई दुश्मन ढूंढ लो, जिसको क्या बोलते हैं? बायो कंट्रोल एजेंट। दुश्मन क्या करेगा? उसको तो अगर तकलीफ पहुंचाएगा या फिर उसको डिजीज कर देगा। अगर उसको तकलीफ पहुंचाया तो तुमको तकलीफ पहुंचाने लायक रहेगा क्या? नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे दुश्मन का दुश्मन ढूंढ के बैठे, और उस दुश्मन का नाम क्या है? बायो कंट्रोल एजेंट, और वो हमारा दोस्त का काम कर रहा है। अंडरस्टूड? तो ये ध्यान में रखो। सो व्हाट डू यू मीन बाय बायो कंट्रोल एजेंट? दीज आर द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स दैट आर यूज्ड टू किल द अदर ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर हार्मफुल। यहां पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, तो ये एग्जांपल्स ध्यान में रखो। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक के ही एग्जांपल्स है। जितने एग्जांपल्स में बता रहे हैं तुम्हारे टेक्स्ट बुक के ही एग्जांपल्स है। तो बैक्टीरिया किसको किल करने में यूज कर रहे हैं? फंगस किसको कंट्रोल करने में यूज कर रहे हैं? प्रोटोजोआ किसको करने? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। वायरसेस, समझा, एनपीवी वायरस, ये सब नाम याद रखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके ये वायरस है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूजुअली इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो लॉन्ग लेंथ भी हो सकते हैं, बट मोस्टली स्मॉल आंसर्स में पूछते हैं या फिर एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो ये हो गया बायो कंट्रोल। अब इसके कुछ बायो कंट्रोल एजेंट में डिटेल में स्टडी करेंगे, दो बायो कंट्रोल एजेंट्स। सो अभी देखते हैं, दैट इज व्हाट बैसिलस thuringiensis। तो बैसिलस thuringiensis क्या है? ये बैक्टीरिया बायो कंट्रोल एजेंट का काम करते हैं। तो कैसे इस बैक्टीरिया को यूज कैसे करते हैं? तो किसान लोग क्या करते हैं? रेडीमेड स्पोर्स मिलते हैं इस बैक्टीरिया का, वो लेते हैं, पानी में मिक्स करते हैं, पानी में मिक्स करके प्लांट्स के ऊपर छिड़क देते हैं, समझा। तो छिड़कने पे क्या होता है? पूरा प्लांट के सरफेस पे क्या है? ये बैक्टीरिया है अभी। तो अगर कोई कीड़ा मकोड़ा आता है और प्लांट को कंज्यूम करते हैं तो उसके बॉडी में क्या जाएगा? उसके बॉडी में जाता है, दैट इज व्हाट बैसिलस thuringiensis जाते हैं। और ये बैसिलस thuringiensis क्या करता है? एक टॉक्सिन बनाता है, उसको बोलते हैं सीआरवाई टॉक्सिन। और ये सीआरवाई टॉक्सिन की वजह से उस इंसेक्ट का या फिर उसके लार्वे का क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। अंडरस्टूड? सो इट इज अ नेचुरल पेस्ट। मतलब ये जो टॉक्सिन है वो कौन बना रहा है? बीटी बना रहा है, विच इज अ नेचुरल पेस्ट फॉर दैट इंसेक्ट। अंडरस्टूड? और तुम्हारा प्लांट क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? वैसे और एक भी है, दैट इज व्हाट, दैट इज ट्राइकोडर्मा। ये एक फंगस है जो सॉइल में पाया जाता है। अंडरस्टूड? नहीं पाया जाता है तो सॉइल में थोड़ा सा इनोकुलेट कर दो। तो ये करेगा क्या? ये भी कुछ कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करता है। अंडरस्टूड? क्लियर है? सॉइल में क्या करते हैं? टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ग्लियोटॉक्सिन, ग्लियोविरिन, विरिडिन, ये सब कुछ टॉक्सिन्स है जो सॉइल में रिलीज करते हैं। और रिलीज करने पे क्या होता है? जो सॉइल में जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स है वो किल हो जाते हैं, जिसके वजह से तुम्हारा प्लांट का जो रूट्स है वो प्रोटेक्टेड है। तो ये फंगस क्या कर रहा है? ये प्लांट्स को प्रोटेक्शन दे रहा है। कैसे प्रोटेक्शन दे रहा है? बाय किलिंग द अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, समझा, जो सॉइल में है, ताकि तुम्हारा क्या रहे? प्लांट प्रोटेक्टेड रहे। और कैसे उनको किल किया? बाय प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स, दीज टॉक्सिन्स। सोर्स क्या है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कंट्रोल एजेंट का काम कर रहा है? ट्राइकोडर्मा। क्या है? ट्राइकोडर्मा। So this is what is referred to as what? Biocontrol agents. Now let us understand the last topic of microbes in human welfare, that is microbes as biofertilizer. सबसे पहली बात तो बायोफर्टिलाइजर क्या होता है, उससे भी पहला मुझे यह समझना पड़ेगा कि फर्टिलाइजर क्या होता है। फर्टिलाइजर मतलब ऐसा सब्सटेंसेस जो तुम्हारे सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर। अब वो केमिकल फर्टिलाइजर हो सकता है, समझा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो सकता है, यहां तक कि बायो फर्टिलाइजर भी हो सकता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रॉब्लम क्या है? केमिकल फर्टिलाइजर मतलब जैसे कि नाइट्रेट्स हो गया, फॉस्फेट्स हो गया, यूरिया हो गया, ये सब भी फर्टिलाइजर है। सॉइल का न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ाएगा, समझा, सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ाएगा, बट उससे क्या होता है? सॉइल पोल्यूशन भी होता है। अंडरस्टूड? सॉइल पोल्यूशन होगा, बारिश आएगा तो बारिश का पानी जाएगा, उसके साथ साथ वो वेस्ट जाएंगे, मतलब वो फर्टिलाइजर्स जाएगा, तो वाटर पोल्यूशन होएगा। तो इन शॉर्ट पोल्यूशन होता ही है। इसीलिए हम लोग को दूसरा अल्टरनेटिव यूज करना पड़ता है, विच इज टर्म्ड एज व्हाट? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, या फिर यू कैन यूज व्हाट? बायो फर्टिलाइजर। अब बायो फर्टिलाइजर क्या रहेगा? ऐसा फर्टिलाइजर्स जहां पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? सॉइल का फर्टिलिटी।
तो सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ केमिकल में चीजें यूज नहीं कर रहे, केमिकल सब्सटेंसेस यूज नहीं कर रहे, हम सीधा सीधा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, सॉइल में ऐड कर रहे हैं। अंडरस्टूड? जिसके वजह से वो न्यूट्रिएंट्स ऐड करेगा सॉइल में और तुम्हारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, और फिर प्लांट्स क्या है, फिर तो वो खुश, एकदम खुश, बहुत बढ़िया तरीके से फिर वो ग्रो होते हैं। अभी अब वो बायो फर्टिलाइजर्स क्या हो सकते हैं? इट कैन बी बैक्टीरिया, फंगस, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया मतलब दीज आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्या होते हैं ये? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, लेकिन बायो फर्टिलाइजर तक भी काम कर रहे हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। समझा? तो कुछ साइनोबैक्टीरिया, फंगस एंड बैक्टीरिया, दे एक्ट एज अ बायो फर्टिलाइजर। किसका काम करता है वो? बायो फर्टिलाइजर का काम करता है। अभी ये जो बायो फर्टिलाइजर है, ये काम कैसे करते हैं? इन लोग ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं या फिर प्लांट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बट दो तरीके से। प्लांट्स के साथ मिलजुल के रहते हैं, समझा, या फिर अकेले रहते हैं। मतलब दे आर आइदर एसोसिएटेड विद द प्लांट्स, समझा, या फिर दे आर व्हाट फ्री लिविंग, मतलब वो सॉइल में ऐसे ही मिलेंगे, या फिर प्लांट्स के अंदर रहेंगे, प्लांट्स के साथ रहते हैं। तो अगर कोई बायो कंट्रोल एजेंट प्लांट के साथ रहता है तो उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक, और वो अगर इंडिपेंडेंटली रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फ्री लिविंग। तो ये ध्यान में रखो। आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस कि बैक्टीरिया को बायो फर्टिलाइजर के तौर पे कैसे यूज करते हैं, फंगस कैसे यूज करते हैं, साइनोबैक्टीरिया कैसे है, तो एक एक करके देखते हैं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर। क्या देखना है अभी? बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर। बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं, इन लोग नाइट्रोजन फिक्सर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नाइट्रोजन फिक्सर? जो ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन रहेगा उसको क्या कर रहे हैं? सॉइल में ऐड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। तो वैसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नाइट्रोजन फिक्सर, या फिर डायअज़ोट्रॉफ। क्या बोलते हैं उसको? डायअज़ोट्रॉफ्स। ठीक है? कुछ सिम्बायोटिक भी है, कुछ फ्री लिविंग भी है, उसके एग्जांपल्स दिया है। ये सब एग्जांपल्स तुमको ध्यान में रखना है। उसमें भी जो राइजोबियम है, ये खास करके ध्यान में रखना है। ये एक ऐसा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो ग्राम नेगेटिव होता है, एरोबिक होता है, और प्लांट्स के साथ रहते हैं। बट प्लांट्स के साथ रहेंगे कैसे? बाय फॉर्मिंग नोड्यूल्स। क्या बनाते हैं वो? नोड्यूल्स बनाते हैं, ऐसे छोटे छोटे फोड़े बनाते हैं रूट्स में। अंडरस्टूड? कुछ प्लांट्स होते हैं जिसको बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। क्या बोलते हैं उसको? तो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में छोटे छोटे नोड्यूल्स बना के उसके अंदर रहते और फिर नाइट्रोजन फिक्स करते। और खाली सॉइल में फिक्स नहीं कर रहे, वो डायरेक्टली नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट्स को ही दे देते। समझा? इसीलिए प्लांट्स अलाउ भी कर रहे हैं उनको कि हाँ भाई मेरे अंदर रहो, चलेगा, क्योंकि तुम मेरे को फायदा ही दे रहे हो। अंडरस्टूड? तो ये ध्यान में रखना है। दिस इज व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सर। अंडरस्टूड? तो ये एक पार्ट हो गया। वैसे और एक भी देखते, दैट इज व्हाट सायनोबैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर। ये भी नाइट्रोजन फिक्स करते। क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्स करने वाले फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। अंडरस्टूड? इसके भी कुछ एग्जांपल्स याद रखना है। ये सब एग्जांपल्स है, सब इंपॉर्टेंट है, सब याद रखो। अंडरस्टूड? उसमें भी अपने को एनाबीना ज्यादा अच्छे से देखना है। ये जो एनाबीना नाम का जो साइनोबैक्टीरिया है, ये कहां पे मिलता है? इट इज फाउंड इन अजोला फर्न एंड साइकस। साइकस मतलब इट्स अ जिम्नोस्पर्म। अजोला क्या है? इट इज अ टेरिडोफाइट। अंडरस्टूड? टेरिडोफाइट्स के जो लीफ रहते हैं उसके अंदर एक छोटा सा कंपार्टमेंट बना के रहते हैं जिसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? हेट्रोसिस्ट। और वहां पे रह के वो लोग नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। वही अगर मैं साइकस बोला तो ये जो जिम्नोस्पर्म है इसके रूट्स में रहते हैं। कहां रहते हैं? रूट्स में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हारे ध्यान में होनी चाहिए। समझा? क्या है एनाबिना? इट्स अ साइनोबैक्टीरिया, फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया। समझा? कहां पे होते हैं? इसके रूट्स में रहते हैं, और इसके कहां पे में रहेंगे? लीफ में होते हैं। अंडरस्टूड? बट इसके लीफ में कैसे रहते हैं? हेट्रोसिस्ट बना के रहते हैं। कैसे रहते हैं? छोटा छोटा कंपार्टमेंट्स होता है, उसके अंदर वो बैक्टीरिया रहेंगे, मजे में रहते हैं। अंडरस्टूड? सो ये भी क्या हो गया? सिम्बायोटिक हो गया। क्या हो गया? ये सिम्बायोटिक, नाइट्रोजन फिक्सर। अंडरस्टूड? तो ये तुम्हारा सेकंड वैरायटी। एक लास्ट वैरायटी है, दैट इज व्हाट फंगस। क्या है? फंगस एज अ बायो फर्टिलाइजर। तो अगर मैं फंगस बोलूं
तो कुछ फंगस ऐसे भी होते हैं जो रूट्स के साथ रहते हैं, कहां रहते हैं, रूट के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। तो वैसे फंगस को क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। क्या बोलते हैं उसको, माइकोराइजा बोलते हैं। अंडरस्टूड। दो टाइप के माइकोराइजा है, एक होता है एक्टोमाइकोराइजा, दूसरा होता है एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा मतलब फंगस रूट्स के साथ रहेंगे लेकिन रूट्स के सरफेस पे रहते हैं। कैसे रहते हैं, रूट्स के सरफेस पे। कैसे रहेंगे रूट्स के सरफेस पे, रूट्स के सरफेस पे पूरा ऐसा माइसिलियम कवर कर देते। क्या कर देते, पूरा माइसिलियम ऐसा कवर कर देते। अंडरस्टूड। तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टोमाइकोराइजा। वही अगर हमने एंडोमाइकोराइजा बोला तो एंडोमाइकोराइजा का कैसा रहता है, वो रूट्स के सरफेस पे नहीं रहेंगे, रूट्स के अंदर के टिश्यूज में स्प्रेड हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, आर्बस्कल्स वेसिकल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आर्बस्कल्स और वेसिकल्स बनाते हैं। रूट्स के अंदर पूरा ऐसा स्प्रेड हो जाएगा, पूरा कॉर्टेक्स के अंदर, कॉर्टेक्स के सेल्स के अंदर भी स्प्रेड हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, वेसिकल्स एंड आर्बस्कल्स बनाते हैं। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, वैम बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, वैम। वैम का मतलब क्या होता है, वेसिक्युलर आर्बस्क्युलर माइकोराइजा। आई होप दिस मच इज क्लियर। कितने टाइप के माइकोराइजा है, दो टाइप के, एक एक्टोमाइकोराइजा और एक क्या रहेगा, एंडोमाइकोराइजा। समझा। इससे पहले हमने क्या देखा था अभी तक, ढेर सारे एप्लीकेशंस देखा। अंडरस्टूड कि कहां कहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। उसका हाउस होल्ड एप्लीकेशंस भी देखा, फिर उसका क्या देखा, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस देखा, फिर सीवेज ट्रीटमेंट में कहां पे कैसा यूज हो रहा है वो देखा, बायोगैस प्रोडक्शन में देखा, बायो कंट्रोल एजेंट्स के तौर पे देखा, एंड इवन व्हाट, बायो फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में देखा। अंडरस्टूड। So this is all about what, microbes in human welfare.